गुड इवनिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये फोर्थ वीडियो। हम लोग लास्ट वीडियो में 2011 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम आज करेंगे 2012 का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस एक बार दिखा देते। ऑलरेडी आप लोग को व्हाट्सअप किए थे, उसको लिख लिए होंगे सब। 2012 From the following balance sheet of Techno India, prepare cash flow statement for as per AS3 and comment upon it. और बैलेंस शीट आपका वर्टिकल फॉर्म में शेड्यूल 3 के हिसाब से शेयर कैपिटल 10 और 11 है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर करंट ईयर। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज अदर लाइबिलिटीज है। और एसेट साइड फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, फिर इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी और करंट एसेट्स। ठीक है, और अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड भी है और फिक्टिशियस एसेट्स भी क्या होता है, रिटर्न ऑफ होता है। फिर हाँ, इसलिए इंक्रीज हो गया तो क्यों इंक्रीज हो पढ़ना पड़ेगा। An old plant costing rupees 2 lakh was sold, additional information, sold for 65,000, causing a loss of 6,000. कॉस्ट था 2 लाख, बेचे 65 और इसमें लॉस है 6,000। तो डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया था इनडायरेक्टली आ जाएगा। वन इंपोर्टेड मशीन एंड सम स्टॉक ऑफ अनदर फार्म 2 लाख एंड 80,000 परचेज फॉर ए कंसिडरेशन 3 लाख और इसके अगेंस्ट में शेयर इशू किए। ठीक है ना, फंड फ्लो में भी किए थे, शेयर एसेट्स एक्सेट्रा खरीदे और शेयर इशू किए। अदर देन कैश हो गया ना, तो कैश फ्लो फंड फ्लो में भी नहीं आता था, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन अकाउंट करना है। डिविडेंड 12% पे किए और टैक्स लाइबिलिटी कितना 2010 का सेटल किए, 30 सेटल मतलब पे किए 38,000। डिबेंचर इशू किया 8% डिस्काउंट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इतना रिस्पेक्टिवली फॉर दैट ईयर। ठीक है, यस। तो हम लोग करना क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट 2012 ऑनर्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ टेक्नो इंडिया लिमिटेड फॉर द year ended 31st December 2011। इसमें क्या होता है, 3 एक्टिविटी होता है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेते, थोड़ा स्पेस भी लगेगा, लेंथी क्वेश्चंस है, और एक सीरियल नंबर। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी क्या होता है, ऑपरेटिंग। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस दिया, अलग से पीएल नहीं, तो चेंजेस इन रिजर्व एंड सरप्लस करोगे। ठीक है ना, चेंजेस इन रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस करंट ईयर में है 1,04,000 और लास्ट ईयर में था 1,15,000। तो कम हो गया ना, तो नेगेटिव आ जाएगा। कितना नेगेटिव हो रहा है, 11,000 नेगेटिव। ठीक है, अब बोलो इसमें ऐड क्या किया जाता है। इसमें ऐड करते नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और अगर इनकम है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो एडजस्टमेंट के हिसाब से देखते कितना राइट ऑफ किया जा रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स एक्सेट्रा। एसेट्स से देखते, फर्स्ट एसेट्स में देखोगे इंटेंजिबल में गुडविल था, फिक्स्ड एसेट्स भी है, उसका अकाउंट करना होगा। फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट करोगे, डिस्पोजल अकाउंट करोगे,
प्रोविजन अकाउंट करोगे तो उससे इंफॉर्मेशन मिलेगा कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किए, कितना आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है ना, वो आपको पता चलेगा। तो डिप्रिसिएशन वो भी तो ऐड बैक करेंगे। तो फिलहाल उसको छोड़ते। गुडविल लास्ट ईयर था 80, करंट ईयर में कितना हो गया 90। 80 से 90 मतलब तो इंक्रीज हो गया। लेकिन एक ध्यान दो, एक्चुअली इसमें भी अकाउंट करना है। एक कंपनी से मशीन खरीदे, स्टॉक खरीदे, कितना का टोटल कंसिडरेशन 2 लाख, सॉरी 2 लाख, और मशीन कितना 2 लाख और स्टॉक कितना 80,000, तो टोटल कितना होता है 280। लेकिन कंसिडरेशन पे किया कितना 3 लाख, तो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन कितना पे किया 20,000। तो 20,000 जो एक्स्ट्रा पे किया, क्यों, गुडविल के लिए पे किया। तो 80 पहले था, हम लोग अकाउंट से भी करेंगे, नोट करेंगे, 80 पहले था, 20 गुडविल के लिए पे किए, तो 1 लाख होना चाहिए, लेकिन एट द एंड कितना 90, तो मतलब 10,000 रिटर्न अप हो गया ना। तो वो ऐड कर लेते और नोट पे दिखा देंगे। तो ऐड करते गुडविल रिटर्न अप, गुडविल रिटर्न अप कितना 10,000, ठीक है ना। फिर डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का डिप्रिसिएशन, अच्छा यहाँ लिख लेते नोट 1। ये भी आपको करना होगा नोट, डिप्रिसिएशन दिया नहीं तो नोट 2 अकाउंट करके पहले। अच्छा और भी देख लेते, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स था ना, एक एसेट्स ओल्ड प्लान कॉस्ट था 2 लाख, उसको बेचा था 65 में, तो 2 लाख माइनस 65 नहीं, बोल दिया लॉस है 6,000, तो लॉस भी तो ऐड करोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डिस्पोजल उसी से आ जाएगा ये, ठीक है ना। और ये तो दे दिया था 6,000 लॉस, तो इसको भी ऐड करोगे। अभी यहाँ नोट लिख के छोड़े और एक गुडविल का कर लिए थे, और प्रोविजन एक्चुअली देखना होगा डेप्रिसिएशन, इसीलिए उसके लिए जब करेंगे तभी लिखेंगे। अब और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, डिविडेंड पे किया था, तो डिविडेंड भी तो ऐड करोगे ना, फिक्टिशियस रिटर्न अप होगा। पहले देखते डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर, कितना डिक्लेयर किया और कितना पे किया, बोल दिया था 10% डिविडेंड, डिविडेंड 12% पे किया था, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहीं पे करते, 12% करोगे कैपिटल पे, ठीक है ना। तो अब कौन सा कैपिटल पे करेंगे, डिविडेंड पे कर रहे हैं फॉर द ईयर, टैक्स लायबिलिटी सेटल किए, डिविडेंड फॉर द ईयर 2010, टैक्स लायबिलिटी भी, तो लास्ट ईयर का देखोगे, लास्ट ईयर कितना था वही पे हो रहे हैं ना। तो लास्ट ईयर में था 5,50,000 कैपिटल, तो 5,50,000 पे कितना परसेंट, 12% करोगे डिविडेंड, तो 5,50,000 इंटू 12%। अगर बैलेंस शीट में भी प्रपोज डिविडेंड देता तो अकाउंट करते ना, लेकिन इसमें बैलेंस शीट में नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। तो कितना होता है 66,000, 5,50,000 इंटू 12% कितना है 66,000, ये भी आपका ऐड हो जाएगा। फिर टैक्स प्रोविजन, टैक्स प्रोवाइडेड ये लिख लेते, और प्रोविजन को टैक्स बैलेंस शीट में दे रहे तो अकाउंट करेंगे, टैक्स प्रोवाइडेड, ये भी एक नोट करना है। तो नोट 3 कितना टैक्स प्रोविजन हम लोग देखेंगे। नाउ एसेट साइड फिक्टिशियस एसेट्स था, फिक्टिशियस एसेट्स ये भी रिटर्न अप आएगा, इसमें भी नोट बनेगा। डिबेंचर जो डिस्काउंट और डिबेंचर वो भी फिक्टिशियस होता है, तो भी इसमें आना चाहिए। तो इसमें लिख लेते फिर फिक्टिशियस रिटर्न अप, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न अप अकाउंट करना होगा। फिक्टिशियस ओपनिंग कम था, ओपनिंग था 12, क्लोजिंग 14, फिर डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर है, तो इसमें कितना रिटर्न ऑफ और नोट में आएगा, नोट 4, इस तरह नोट करके लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है तो इंटरेस्ट फिनेंस कॉस्ट में आता है ना, तो ऑपरेटिंग में ऐड करोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो फिर डिबेंचर में आते हैं, ये भी डायरेक्ट लिखेंगे आप, ठीक है। डिबेंचर लास्ट ईयर में था 3 लाख और करंट ईयर में कितना 4 लाख, ठीक है। तो हम लोग इसमें अजम्पशन लेंगे कि डिबेंचर इंटरेस्ट कौन सा ईयर का पे किया, इसमें इंटरेस्ट कुछ दे रहा था, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट दे रहा था, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं दिया। तो हम लोग इसमें जो एज्यूम करेंगे ना उस पर आंसर आएगा। अगर हम लोग सोचेंगे जो
फर्दर इशू है वो एट द एंड ऑफ द ईयर इशू है, तो ऑब्वियसली उस पर इंटरेस्ट देना नहीं होगा, ओपनिंग पे होल ईयर। और फर्दर इशू एट द मिड ऑफ द ईयर तो ओपनिंग पे हाफ ईयर, क्लोजिंग पे हाफ ईयर, और फर्दर इशू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो क्लोजिंग पे होल ईयर, ठीक है ना। तो इसमें एजम्पशन आप जो करोगे उसके हिसाब से हम लोग ये मान लेते हैं कि एट द एंड इशू किए, अगर एट द एंड इशू किए तो ओपनिंग पे कैलकुलेशन करोगे, और वही अगर मानोगे ना एट द एंड नहीं एट द बिगिनिंग इशू किए तो क्लोजिंग पे करोगे, एट द एंड मान लिए तो ओपनिंग पे करोगे होल ईयर। ओपनिंग कितना था 3 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया था 9% डिवेंचर, 3 लाख इंटू 9% कितना होता है 27,000, ये भी एडबैक हो जाएगा। और बैंक इंटरेस्ट पे किया था तो भी बैंक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे किया था तो लास्ट एडजस्टमेंट में दिया है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना पे किया था 3,000, तो ये भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो ऐड आइटम में एक बार देख लेते हैं, गुडविल इंटेंजिबल रिटर्न ऑफ था, डिप्रेशन नहीं तो नोट से आएगा, गुडविल भी नोट ही करोगे, 10,000 लिख लिए, फिर भी लॉस से दे दिया था लिख लिए, डिविडेंड और डायरेक्ट कैलकुलेशन किए, टैक्स प्रोविजन लायबिलिटी साइड में है तो अकाउंट करोगे और उसी अकाउंट से आपको मिलेगा टैक्स कितना प्रोवाइड किए। फिक्टिशियस एसेट्स में रिटर्न ऑफ कितना कैलकुलेशन करना होगा, जनरली डिफरेंस चेंज में होता था लेकिन इंक्रीज हो गया तो फिर रिटर्न ऑफ कितना वो वर्किंग्स करेंगे। और फिर इसमें इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेशन करके लिख लिए, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी हम लोग ऐड कर लिए, ठीक है ना, ये दे दिया था क्वेश्चन में। और फिनेंशियल में फिर इसको लेस कर दोगे। ओके, ये ऐड आइटम कुछ बाकी है इसलिए ऐड नहीं कर रहे, लेस लिख लेते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, इनका नॉन ट्रेडिंग इनकम, तो क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब लिख सकते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड कितना, ये भी नोट में दिया था लास्ट नोट डी, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 14,400, तो ये लेस आइटम है 14,400 हम लोग लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। अब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या करते हैं, ऐड करते हैं डिक्रीज इन CA एंड इंक्रीज इन CL, और ठीक इसका उल्टा थोड़ा स्पेस छोड़ लेते हैं, लेस इंक्रीज इन CA एंड डिक्रीज इन CL। ओके, तो क्या क्या है देख लेते। अच्छा, एक चीज फिक्स्ड जो एसेट्स खरीदा था ना उसमें स्टॉक भी खरीदा था, तो स्टॉक में भी उसका ट्रीटमेंट देखना होगा। तो डिक्रीज इन CA इंक्रीज इन CL, इसमें एसेट साइड क्या क्या है देखो, एक बार क्वेश्चन देखो। एसेट्स इन्वेंट्री स्टॉक, लेकिन स्टॉक परचेज किया था ना 80,000, तो जो क्लोजिंग है 440 है ना, क्लोजिंग 440, इसमें से 80 लेस कर दिए तो नॉन कैश, 80 लेस करने से कितना होता है बोलो तो 440 माइनस 80 3,60,000 सॉरी हाँ 360, ठीक है ना, 360 प्लस 80 कितना होता है 4,40,000, तो 360 था, और ओपनिंग कितना था 280 से 360 इंक्रीज तो हो रहा है, और इंक्रीज होने से क्या होता है लेस होता है, तो लेस करेंगे कितना लेस, यहाँ लिखो डिक्रीज सॉरी इंक्रीज स्टॉक कितना इंक्रीज हो रहा है ना, टोटल 4,40,000 से नॉन कैश स्टॉक परचेज किए थे 80,000 तो होता है 3,60,000, और एट द बिगिनिंग इट वाज 2,80,000, 3,60,000 माइनस 2,80,000 इक्वल टू कितना हो रहा है 80,000, तो 80,000 तो लेस करोगे। स्टॉक के बाद और क्या है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब बुक डेटर्स इंक्रीज हो गया ना, 125 से 175 इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया तो ये भी तो लेस करोगे,
डेटर्स 175 हो गया, पहले था 125, तो इसमें 50,000 इंक्रीज हो गया, ये भी लेस करोगे। प्रीपेड ये भी इंक्रीज है तो लेस करोगे कैश छोड़ के। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया 15,000, पहले था 8,000, 7,000, ये भी लेस आइटम। तो ये सारा एसेट्स तो लेस आइटम है ना। तो लाइबिलिटीज में आ जाते हैं। लाइबिलिटीज में अच्छा एक चीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट ना हम लोग इसको दो चीज़ समझ सकते हैं, एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी समझ सकते हैं, नहीं तो फिर कैश एंड इक्विवेलेंट भी ट्रीट कर सकते हैं। कैसे भी करो नो प्रॉब्लम, इसमें हम लोग फाइनेंसिंग समझ लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट पे किया था ना। ओके, अदर अकाउंट पेएबल है ना, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। लाइबिलिटी इंक्रीज क्या होता है एड, तो अकाउंट पेएबल 90 से 1 लाख हो गया, पहले था 90, तो कितना 10,000। और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी लास्ट ईयर है लेकिन करंट ईयर नहीं है, डिक्रीज हो गया। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज लास्ट ईयर था 30, करंट ईयर नील, तो डिक्रीज कितना 30,000। ओके, तो ये सारा एडलेस करना है। एडलेस करके क्या मिलेगा, फिर इससे फिर जो भी आएगा इससे फिर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे और फिर इसको लेस करेंगे। इससे जो आएगा उससे फिर लेस कर देंगे टैक्स पेड। टैक्स पेड तो प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, वो अकाउंट करेंगे उसके बाद लिखेंगे। तो ये लेस करने से आपको मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग हो गया तो बस इसके बाद और दो एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटीज़ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और ये कंप्लीट करके फिर आएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग में देखते हैं क्या क्या आ सकता है। कुछ फिक्स्ड एसेट सेल किया था, एडजस्टमेंट में देखो ये है कॉस्टिंग इतना, सोल्ड फॉर 65, सेल तो इनफ्लो हो गया ना, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट सेल कितना था 65,000, एक इनफ्लो आपको मिल गया। फिर इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड मिला था, वो भी लिख लेते, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यहाँ हम लोग देखो डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लेस किए थे ना ऑपरेटिंग में, इनडायरेक्ट मेथड। अब इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इसमें भी ऐड हो जाएगा, कितना 14,400, ये दोनों आप ऐड करोगे। अब कुछ परचेज है तो लेस करना होगा, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन परचेज किया था फिक्स्ड एसेट्स हो तो आपका शेयर इशू करके ना वो अकाउंट करेंगे, फिर भी हो सकता है कुछ कैश परचेज है। अब इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट से तो डिविडेंड मिला, इन्वेस्टमेंट कितना परचेज किया या नहीं देखते। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर था कितना, लास्ट ईयर था 1,20,000, करंट कितना हो गया 150, इंक्रीज हो गया ना, मतलब कुछ परचेज किया सी। और इन्वेस्टमेंट का और कोई नहीं दे रहे थे तो डिविडेंड इनकम था, तो इसमें एक्स्ट्रा इंक्रीज कितना 30, तो 30 इंक्रीज मतलब क्या परचेज है, तो लेस करेंगे, इससे लेस करेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका अकाउंट नहीं करना है, डायरेक्ट डिफरेंस देख लोगे 30, ठीक है ना। अब फिक्स्ड एसेट्स अब अकाउंट करते हैं, स्पेस और लगेगा, ये सेकेंड एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। थर्ड एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस लगेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का स्पेस छोड़ते हैं, इतना सा छोड़ लेते हैं, और फिर हम लोग नोट शुरू करते हैं। बहुत लेंथी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ही आधा घंटा ले ले, तो एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो, ठीक है ना। तो नोट वन था इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, सब टी फॉर्म में कर रहे हैं। गुडविल कितना था ओपनिंग था 80, क्लोजिंग कितना 90, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
ये है 80,000, और बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितना 90,000। और दूसरा कंपनी से मशीन खरीदे थे, स्टॉक खरीदे थे, और उसमें कुछ एडिशनल गुडविल भी। तो टू वेंडर हम अकाउंट करेंगे, वेंडर अकाउंट। अच्छा, इसमें ही कर लेते हैं वेंडर अकाउंट, नोट 1 के अंदर ही कर लेते हैं। वेंडर से एसेट्स खरीदे, एसेट्स खरीदे, एसेट्स टू वेंडर, एसेट्स क्या क्या खरीदे, बाय मशीनरी। मशीनरी खरीदे थे कितना 2 लाख। फिर उनसे स्टॉक खरीदे, बाय स्टॉक। ये जो स्टॉक खरीदे नॉन कैश, तो इसीलिए तो क्लोजिंग कैश स्टॉक से लेस कर दिए थे। स्टॉक खरीदे थे 80,000। ये 2 ही एसेट्स खरीदे। एंड 2 शेयर कैपिटल, उनको शेयर इशू कर दिए कितना 3 लाख। तो एक्स्ट्रा इशू किए, तो सी और बाय गुडविल, बैलेंसिंग फिगर, गुडविल कितना परचेज हुआ 20,000, तभी ना 3 लाख आएगा। ये 3 लाख, ये भी 3 लाख, ठीक है। 3 लाख से 280 लेस करो 20,000। बाय गुडविल, तो गुडविल अकाउंट में आ गया। टू वेंडर कितना है 20,000, तो 1 लाख टोटल हो रहे। 80 + 20 1 लाख, और 1 लाख से 90 लेस कर दो, तो राइट ऑफ कितना हो गया एक्चुअली 10,000 बाय PL रिटर्न ऑफ। कितना राइट ऑफ हो गया 10,000। और ये हम लोग लिख चुके है ना, लिख लिए थे। देखो गुडविल रिटर्न ऑफ नोट 1 कितना 10,000। अब फिक्स्ड एसेट्स का डिप्रिसिएशन ये अकाउंट करना है नोट 2। फिक्स्ड एसेट्स में 3 अकाउंट करना है। एक तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और लायबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दे रहे हैं। और लायबिलिटी में प्रोविजन देने का मतलब बोलो तो क्या करना होगा, प्रोविजन भी करेंगे, डिस्पोजल भी करेंगे। डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, फंड फ्लो याद करो, और क्या बनेगा स्पेस लगेगा। नेक्स्ट अकाउंट एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स रिलेटेड 3 अकाउंट हो रहे हैं। जहां प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दे रहे हैं तो 3 अकाउंट। एसेट्स कॉस्ट में मेंटेन करोगे, यहाँ प्रोविजन तो करंट ईयर डिप्रिसिएशन मिलेगा, और डिस्पोजल से प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स पता हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग कितना था टू बैलेंस PD। फिक्स्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग था 6,20,000, ये था 6,20,000, और एट द एंड दे रहे हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एट द एंड हो गया 7 लाख। एट द बिगिनिंग था 6,20,000, एट द एंड कितना 7 लाख। प्रोविजन टिक उल्टा होता है, तो बाय बैलेंस ब्रेक डाउन, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ओपनिंग था 81, और क्लोजिंग प्रोविजन टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग प्रोविजन दे रहे हैं 70। क्या बात है, डिक्रीज हो गया इतना। अच्छा, सेल पे है, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन प्रोविजन भी लिख लिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन फिर आ जाओ। एंड ओल्ड प्लान कॉस्ट कितना था 2 लाख, इसको बेचे, तो 2 लाख कॉस्ट एसेट से डिस्पोजल में ट्रांसफर करोगे बाय एसेट्स डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना का 2 लाख, ठीक है ना। तो 2 लाख का जब डिस्पोजल में भी लिख दो, टू फिक्स्ड एसेट्स कितना है 2 लाख। एसेट्स कॉस्ट 2 लाख बेच दिए, इसमें आप आ जाते हैं। इसको कितना में सेल किए बाय बैंक, डिस्पोजल में लिखोगे सोल्ड फॉर 65,000, और इसमें कितना लॉस था वो भी बोल दिया, तो बाय PL लॉस ऑन सेल। कहीं पे लॉस प्रॉफिट दे देता है, नहीं तो कहीं पे डिप्रिसिएशन बोल देता है कि इसमें इतना डिप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो लॉस कितना दे रहा था 6,000 लॉस था। तो डिफरेंस क्या है, डिप्रिसिएशन कितना मिसिंग है ना, तो बाय डिप्रिसिएशन प्रोविजन कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया था, बाय डिप्रिसिएशन प्रोविजन ये हो गया डिप्रिसिएशन ऑन सेल, ये मिसिंग है।
तो ये पता कर लो बैलेंस। डिप्रेशन प्रोविजन दे देता था, कितना जो बेचे उस पर डिप्रेशन कितना वो लिख लेते थे, बैलेंस प्रॉफिट लॉस पता करते थे। इसमें जब लॉस दे दिया तो बैलेंस करोगे मिल जाएगा। तो 2 लाख से 65 प्लस 6 मतलब 71 लेस करोगे तो 29, 71 लेस करोगे, 70 लेस करने से होता है 30, यस 29,000। ये जो एसेट्स 1,29,000, 29 नहीं 129, ठीक है ना, यस 71 है ना, तो 2 लाख माइनस 71 तो 129। तो ये 129 अब यहाँ लिख दो। प्रोविजन में टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट 1,29,000, ठीक है ना। अब इसको क्लोज करो, और इसको क्लोज करोगे तो करंट डिप्रिसिएशन वो मिसिंग है वो पता चल जाएगा। तो 129 प्लस 70 होता है 199, 129 प्लस 70 कितना 199, और 199 से अब 180 रेस करोगे तो कितना आएगा 19,000। तो डिप्रिसिएशन मिला आपको 19,000। और अब फिक्स्ड एसेट्स को क्लोज करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्लोज करेंगे। एक चीज़ देखो, वेंडर में बाय मशीनरी कितना का खरीदे थे 2 लाख, तो मैं फिक्स्ड एसेट्स में भी तो आ जाएगा ना। टू वेंडर ये अदर देन कैश, टू वेंडर अकाउंट परचेज अदर देन कैश, कितना का परचेज किया 2 लाख। अब देखते 620 प्लस 2 लाख होता है 820, लेकिन क्लोजिंग है 7 लाख 2 लाख 9 लाख, तो अभी भी क्रेडिट ज़्यादा, तो कुछ कैश परचेज भी है तो क्रेडिट एक्सेस है, तो क्रेडिट पहले जोड़ लेते। ये 9 लाख है, और 9 लाख से माइनस कर दो 26 और 2 820, तो 80,000 डिफरेंस वो हो गया कैश परचेज। और टू बैंक अकाउंट यहाँ लिख दो कैश परचेज, ठीक है ना। ये था अदर देन कैश परचेज, इसके अगेंस्ट में शेयर इशू किए तो कैश फ्लो में कुछ कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ये आपका कैश इशू कैश परचेज तो ऑब्वियसली कैश फ्लो में इम्पैक्ट करेगा। अब ऑपरेटिंग में क्या करोगे, ऑपरेटिंग में डिप्रिसिएशन ऐड करोगे, और ये जो लॉस है इसको भी ऐड करोगे। लॉस तो लिख लिए थे 6,000 दे दिया था, तो डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लेते। डिप्रिसिएशन कितना ऐड करना है 19,000। एक आपको मिल गया डिप्रिसिएशन कितना है 19, यस इधर डिप्रिसिएशन 19,000। नोट 2 कंप्लीट हो गया। नोट 3 टैक्स प्रोवाइड, कितना टैक्स प्रोविजन किए, तो लायबिलिटी साइड का टैक्स प्रोविजन वो अकाउंट करेंगे उससे आ जाएगा, ठीक है। नोट 3 प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स लायबिलिटी है तो इसको इसमें ओपनिंग क्रेडिट साइड लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग प्रोविजन है 35,000, ओपनिंग प्रोविजन गिवन कितना है 35, और क्लोजिंग प्रोविजन है 46,000। और एडजस्टमेंट फिर पढ़ते, एडजस्टमेंट सी, डिविडेंड इतना परसेंट पे किया हो तो कर लिए थे। टैक्स लायबिलिटी 2000 लास्ट ईयर का सेटल किया 38,000, सेटल तो पेड टू बैंक, टैक्स पेड कितना पे किए 38,000। नाउ अकाउंट क्लोज करो, कितना प्रोवाइड किए पता चलेगा, बाय पीएल टैक्स प्रोवाइडेड, ठीक है। तो 4638 जोड़ लो 84, और 84 से 84,000 से लेस करो 35,000, 40 छोड़े तो 44 44 5 49, कितना पीएल आया बाय पीएल टैक्स प्रोवाइड कितना 49,000, ठीक है। ओके नेक्स्ट एक बार फिर जोड़ लेते 9 5 14 इतने 4 4 यस 40 बाय पीएल, तो इसको भी जोड़ लेते कितना 49,000। टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स कितना 49,000, ये भी हो गया। नेक्स्ट और एक नोट है इसमें, तो ये एक्टिविटीज हो जाएगा। नोट है आपका फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ नोट 4 वो करेंगे। अच्छा
यहाँ लास्ट में लेस कितना टैक्स पेड कितना दिया था 38, तो यहाँ माइनस कितना करना होगा 38,000। ये टैक्स पेड लिखे थे और ये दे दिया था क्वेश्चन में, यहाँ डायरेक्ट लिख लिया, माइनस करके आउट ऑफ कॉलम कर देंगे। ठीक है, यस। तो फिक्स्ड एसेट्स में एक और आया, यहाँ परचेज किए थे, परचेज ऑफ कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये इन्वेस्टिंग में आएगा, है ना। तो फिक्स्ड एसेट्स कैश परचेज कितना आया था, ये अकाउंट किए थे 80,000, तो 80,000 इसको भी हम लोग लेस करेंगे। तो ये दोनों ऐड करना है, ये दोनों लेस करना है, तो इससे मिल जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अभी रहने दो। तो नोट 4 में आ जाते हैं आप। नोट 4 क्या था, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स के लिए नोट 4। फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट, ये अकाउंट है रिटर्न ऑफ, तो पीएल से पता चलेगा ना। फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट में एसेट साइड दे दिया था, फिक्टिशियस एसेट्स लास्ट ईयर 12, करंट ईयर 14, तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस एसेट्स है डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी कितना है 12,000, और बाई बैलेंस कैरिड डाउन कितना 14,000। अब डिबेंचर इशू किया था डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट ही तो फिक्टिशियस एसेट्स है ना, तो डिस्काउंट अकाउंट इसमें नहीं है, फिक्टिशियस दे रहा था, नहीं तो डिस्काउंट तो एसेट साइड होता। तो यहाँ लिख लो 2 डिबेंचर्स, 2 डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट था 9% डिबेंचर। एंट्री क्या होता है बोलो तो इशू करने का, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो डिस्काउंट में 2 डिबेंचर है ना, ये डिस्काउंट अकाउंट फिक्टिशियस एसेट्स। तो कितना इशू है देखते हैं, लास्ट ईयर था 3 लाख, करंट ईयर 4 लाख, तो इंक्रीज कितना 1 लाख इशू, और 1 लाख पे डिस्काउंट रेट बोला था 8%, तो कितना होता है 8,000। तो 12 और 8 तो 20,000 होना चाहिए, 12,000 और 8,000 डिस्काउंट तो 20 होना चाहिए, 20,000, लेकिन इसमें 14 है, तो 6,000 क्या हो गया रिटर्न ऑफ हो गया। तो बाई पीएल रिटर्न ऑफ कितना राइट ऑफ हो गया 6,000। ये जो 6,000 फिक्टिशियस राइट ऑफ किए, इसको भी आप ऐड करोगे, कि इधर ऐड करेंगे कितना 6,000। ओके, अब ये हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट पूरा, इसको कंप्लीट कर लेते, फिर इन्वेस्टिंग भी कंप्लीट हो गया, फिर फाइनेंसिंग करना बाकी है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एडलेस करते, पहले ये नेगेटिव 11,000 था, पहले सब जोड़ लेते फिर करेंगे। तो 10 + 19 29, 29 + 6 35 प्लस ये 66,000 प्लस 49,000 प्लस 6,000 और 36,000 प्लस टोटल इतना आया। इससे नेगेटिव 11 माइनस 11,000 और फिर नेगेटिव 14,400, तो ये माइनस किए, तो प्रॉफिट बिफोर ए हो गया 1,60,000 160,600, कितना है 160,600। ठीक है, फिर इससे 10 ऐड करोगे तो 170,600, तो ये हो गया 170,600, और इससे माइनस हो रहे हैं 80,000, माइनस हो रहे कितना 80,000, फिर माइनस हो रहे 50,000, फिर माइनस हो रहे कितना 7,000 और 37,000, 30 और 7 37,000, तो हो गया 3,600, ये आया 3,600, फिर माइनस हो गया 38,000, तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ रहा है कितना, नेगेटिव आ रहा है आपका 34,400 नेगेटिव आ गया, अल्टीमेटली आया 34,400, ये आपका नेगेटिव आ गया। ठीक है, ओके, फर्स्ट एक्टिविटीज कंप्लीट, कैश फ्रॉम फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना 34,400। अब इन्वेस्टिंग भी कर लेते। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 2 पॉजिटिव है, 65 + 14 79,400 माइनस हो रहे 30,80 110
110, यस ये भी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 30,600, नेगेटिव आ रहा है 30,600। ओके, अब नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करते। कैश फ्रॉम थर्ड एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत टाइम किल करेगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो अब अकाउंट देखते हैं क्या क्या अकाउंट और करना होगा। क्वेश्चन शेयर देखो, एट द बिगिनिंग था कितना 550, एट द एंड कितना हो गया 850, कितना बढ़ रहा है बोलो तो 3 लाख। अच्छा, वेंडर को शेयर इशू कितना किए थे 3 लाख, तो कैश इशू कुछ है नहीं है, अकाउंट करना नहीं है, छोड़ दो। लोन डिबेंचर, लोन 3 लाख से 4 लाख इशू किए ना, तो लोन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, लेकिन डिस्काउंट में इशू किए थे 1 लाख, उसमें 4% डिस्काउंट कितना था 8% डिस्काउंट। देखो अभी डिस्काउंट किए थे ना 8,000, कहाँ किए थे 50 ईयर्स में, डिस्काउंट कितना 8,000, 1 लाख में 8,000 डिस्काउंट माइनस कर दोगे, 8,000 डिस्काउंट माइनस करोगे कितना हो रहे 92,000। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया आपका 92,000। इशू तो इनफ्लो हो गया, अब लेस आउटफ्लो, आउटफ्लो क्या क्या लेस होगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड पे किए, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किए और बैंक ओवरड्राफ्ट पे किए, ये सारा लेस करना होगा। तो लेस करते, इसमें लेस करेंगे डिविडेंड पेड, हम लोग डायरेक्ट किए थे ना, देखो डायरेक्ट किए थे, डिविडेंड 66 आया था, डिविडेंड पेड कितना 66,000 और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना 27,000, डिविडेंड पेड कितना 66,000, इसको माइनस करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, और एक भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना पे किए 27,000, फिर इसमें लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पे भी इंटरेस्ट पे किए, कितना बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे किए थे 14,400 ऐड किए थे ना, याद करो यहाँ, यस इंटरेस्ट ऑन 3,000 डिविडेंड 3,000। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 3,000, इसको भी आप क्या करोगे लेस करोगे, तो कितना हो रहा है 92,000 से लेस करोगे 27 और 3 30 60 30 96,000, 92 माइनस 96, इसमें भी 4,000 नेगेटिव आया। ठीक है, फाइनली ओपनिंग कैश एंड इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड इक्विवेलेंट, तो कितना ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट था, ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट कितना था देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड बैंक कितना था बोलो तो 55 है ना, 55 ओपनिंग था। अच्छा, लाइबिलिटी में देखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं था लास्ट ईयर, तो ये ओपनिंग था 55, ओपनिंग कैश 55 जोड़ लेंगे, 55 जोड़ने से, अच्छा 55 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा ना क्लोजिंग, तो फोर्थ, ये क्या कर रहा है मिस्टेक, नेट कैश फ्लो आएगा ना, नेट कैश फ्लो के साथ ओपनिंग ऐड करोगे। फिफ्थ ओपनिंग कैश, नेट कैश फ्लो कितना हो रहा है, तीनों नेगेटिव आया, 34,400 30,600, क्या बात है इतना नेगेटिव, 34,400 प्लस 30,600 प्लस 4,000 मतलब टोटल नेगेटिव आया 69, ओहो नेगेटिव आया 69,000 और 69 नेगेटिव आया, और 69 नेगेटिव के साथ ओपनिंग कैश ऐड करोगे, हम उसको इनसाइड कर रहे हैं 69 टोटल नेगेटिव, और इसके साथ ओपनिंग कैश कितना ऐड करोगे, ओपनिंग कैश दिया था 55, तो सी और क्लोजिंग कितना होना चाहिए 6, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, क्लोजिंग कैश एंड इक्विवेलेंट 69 नेगेटिव 55 पॉजिटिव, 69 नेगेटिव
55 पॉजिटिव, तो होता है 14,000 नेगेटिव। 14 नेगेटिव कैसे आया? अब 14 नेगेटिव कैसे आया देखो, कैसा इक्विवेलेंट, इधर कितना था 16 है ना, एसिड साइड 16 है पॉजिटिव, लेकिन लायबिलिटी साइड ओवरड्राफ्ट दे रहा था 30, 16 माइनस 30 तो नेगेटिव कितना 14 हो गया ना, यही 14 आपका आ गया। ओके, यहाँ क्या होगा ना, आउटसाइड थोड़ा हचपच हो गया, कट्टम कट्टम, तो इनसाइड लिख लिए। एक्चुअली नेट कैश फ्लो नहीं दिखा है तो ओपनिंग कैश बोर्ड से ऐड कर लिए थे। कंप्लीट हो गया ये आपका क्वेश्चन 2012 ऑनर्स का। सोचो कितना लेंथी क्वेश्चन होता है, एक ही क्वेश्चन में मोरलेस 40 मिनट्स हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्लास एक और क्लास देंगे, इसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, फिर बाकी सब आप लोग सॉल्व करोगे, अब प्रॉब्लम होगा तो हम व्हाट्सएप कर देंगे सॉल्व।